Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at Shri Mahavir International Online Classes. पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो किस तरीके से उसकी स्पीड हम चाहें तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ग्राफ से भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होकर के नहीं होकर के नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे ग्राफ बनाते हुए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इसको आपको याद रखना है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कवर हुई 10 मीटर, अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस, अगले 10 सेकेंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस, तो ओवरऑल 30 सेकेंड्स के अंदर 30 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुकी है। अगर पार्टिकल इस तरीके से मोशन में है तो इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहाँ पर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में अगर कंटिन्यूसली चल रहा है और इस तरीके से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आपके पास यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो उसका जो हमें ग्राफ मिलेगा इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए तो डेफिनेटली आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल पा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं पार्टिकल की, जबकि आपको ग्राफ दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो इस कंडीशन में इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वही आपको स्पीड की वैल्यू देगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ग्राफ पर एक टेंजेंट बनाओ, एक ऐसी लाइन जो आपके ग्राफ को टच करती हुई निकलती है। उसके बाद आप कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स में आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने जैसे दो पॉइंट सेलेक्ट किए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, फिर पॉइंट बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा बनाया, एंगल थीटा बनाया। ओके, तो यहाँ जो ग्राफ आपके पास बन के तैयार हुआ है इसमें एक्स एक्सिस का जो इंटरवल है ये आपके पास होगा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, टाइम इंटरवल। ओके, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में है, इसे हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर गैप को। इसी तरीके से अगर यहाँ आप इस वर्टिकल गैप को देखोगे तो ये आपका जो वर्टिकल गैप है ये होगा डेल्टा एक्स। अगर डिस्टेंस आपके पास एक्स से रिप्रेजेंट करें हम डिस्टेंस को, तो उस कंडीशन में ये डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, मतलब डिस्टेंस का इंटरवल। ओके, अब यहाँ पर जब आप टेन थीटा अप्लाई करोगे तो वो टेन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका डेल्टा एक्स है और बेस आपका डेल्टा टी है। ओके, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ग्राफ से। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है और यही टेन थीटा की वैल्यू भी है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वही आपकी स्पीड की भी वैल्यू होगी। तो चाहे आप फॉर्मूले से स्पीड निकालें अगर डाटा गिवन है, तो डाटा गिवन नहीं है तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं ग्राफ में, और उस ग्राफ से जो टेन थीटा आपको मिलेगा वही आपकी स्पीड की वैल्यू देगा। इसे ही हम बोलते हैं टेन थीटा को स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये बात हो चुकी थी यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगर आपका पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आपके पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, बट अगले 10 सेकंड में उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई व्हीकल हम ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेन ले लेते हैं, तो ट्रेन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो 10 सेकंड में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो अगले 10 सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो डिस्टेंस कवर हो रखी है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो उस कंडीशन में आपके पार्टिकल का मोशन हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके,
अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर हम वही सब कैलकुलेशंस करना चाहें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम ये तो क्लियर कर चुके हैं कि स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, तो फिर इस केस में हम जो स्पीड निकालेंगे वो निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी आपने जो यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई किया, अप्लाई करके जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपने वैल्यू निकाली है, इसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि आपके पार्टिकल की किसी भी टाइम पर हम वो स्पीड मान सकते हैं। ये से आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे पार्टिकल मोशन में है, अब कभी उसकी स्पीड ज़्यादा, कभी उसकी स्पीड कम, इस तरीके से उसने मोशन अपना कंप्लीट कर लिया। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टिकल ने 50 मीटर, कभी 60, कभी 40, कभी 60, कभी 50, इस तरीके से चलते हुए उसने एक डिस्टेंस कवर की। अगर उसी पार्टिकल को हम 45, अगर सपोज इट इन सभी स्पीड्स का एवरेज आ रहा है 45, तो अगर वो पार्टिकल 45 से चले, एवरेज स्पीड से चले, तब भी उतने ही टाइम में वो पूरी डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है पार्टिकल की? एवरेज स्पीड वो स्पीड है जिससे अगर आपका पार्टिकल मोशन करता है तो उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा जितने टाइम में उसने अलग अलग स्पीड से इस पूरी डिस्टेंस को कवर किया था। ओके, तो वो अपने पास होगी एवरेज स्पीड, जो हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में कैलकुलेट की है टेन थीटा की हेल्प से। इसी तरीके से आपको एक टर्म और याद रखनी है जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या है। जैसे आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है, अब उसकी स्पीड कभी 50, कभी 60, 40 इस तरीके से वेरी कर रही है। हमने बोला कि 5th सेकंड पे स्पीड कितनी है, 5th सेकंड पे उसकी स्पीड है 60, 7th सेकंड पे कितनी है 40। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट आपने लगाया है, पर्टिकुलर जो टाइम आपने लगा दिया है कि 5th सेकंड पे क्या स्पीड होगी, 7th सेकंड पे क्या होगी, इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रेन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और उसके कुछ डाटाज हमारे पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 10 सेकंड में 20 मीटर, नेक्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर 80 मीटर और 30 सेकंड्स के अंदर 200 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की है। इसका मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस जो कवर की जा रही है वो डिफरेंट है। तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है जिसमें ग्राफ आपका कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इस केस में हम किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप उस ग्राफ का स्लोप निकालें। स्लोप निकालने के लिए क्या मेथड है? तो स्लोप निकालने का मेथड ये होता है हमारे पास कि आप इस ग्राफ पर सबसे पहले एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो आपके ग्राफ को टच करती हुई निकलनी चाहिए, सिर्फ टच करती हुई, क्रॉस करती हुई नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हम एक टेंजेंट बनाना चाहें, देखो पिछले टाइम पे जब हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की तो हमने सबसे पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे, उसके बाद हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी जब हम ग्राफ बना करके इसमें 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लाइन आपके पास इस ग्राफ को क्रॉस कर देगी, टच नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टेंजेंट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पॉइंट्स को दूर दूर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पास ऐसी लाइन अगर हम ड्रॉ करें जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को टच करती हुई निकलती है तो वो एक्चुअली आपके ग्राफ को क्रॉस कर देगी, ये टेंजेंट नहीं रह जाएगा। हमें बनाना है टेंजेंट, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके पास ये है कि आप जो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, वो ज़्यादा दूरी पर नहीं लेकर के बहुत ही कम गैप में लें। जैसे पॉइंट ए यहाँ बनाया है तो पॉइंट बी हम यहीं बना देंगे। इस केस में हम ज़रूर ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट्स को टच भी करे और आपके ग्राफ को भी टच करे, क्रॉस नहीं करे। इसे कहेंगे हम अपने ग्राफ का टेंजेंट। अब हमने टेंजेंट बना लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं जो कि ए पॉइंट से क्रॉस होगी। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना दी है जो ए पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, ऐसा ही प्रोसीजर हमने पहले किया था।
हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी जो ए पॉइंट से निकल रही थी, फिर बी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ताकि एक ट्राइंगल बन के तैयार हो जाए, तभी तो हम टेन थीटा अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अब आपका ट्राइंगल बन के तैयार हो चुका है। और इस ट्राइंगल के अंदर आप इजीली थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, टेन थीटा, जो कि स्पीड की वैल्यू देने वाला है। ओके, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है अब कि आपने जो इंटरवल लिया है टाइम का, जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर ना होकर के बहुत पास है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास गैप होने वाला है, देखो ये गैप आपके पास टाइम का गैप है और आपने बहुत ही स्मॉल गैप सेलेक्ट किया है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल डी टी से। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया था गैप को, क्योंकि गैप बहुत बड़ा था। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन वैल्यू। आपके पास टाइम की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आपने लिया था, बट जब आपको चेंज बहुत ही स्मॉल लेना हो तो उस केस में आप चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। डी टी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ टाइम। इसी तरीके से जो y की वैल्यू है, y एक्सिस पे क्या है आपका डिस्टेंस, इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू में भी बहुत ही माइनर चेंज हमने लिया है, ज़्यादा चेंज नहीं लिया है। जब हम ज़्यादा चेंज लेते हैं तो हम इसे डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम माइनर चेंज लेते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी एक्स से, ये जो गैप आपका पास होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ जब ग्राफ से ट्रायंगल बना लेंगे तो उस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस आपका होने वाला है वो बहुत ही माइनर वैल्यूज़ है। स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ही आप डी का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप डेल्टा का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ जब हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे इसमें, तो वो आपका जो टेन थीटा होगा, यहाँ हमने टेन थीटा बनाना है, स्लोप हमने यहाँ पे बना लिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए। इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में आप टेन थीटा अप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा डी एक्स है, बेस हमारा डी टी है, तो यहाँ आपके पास टेन थीटा हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। और टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर स्पीड। ठीक है ना, स्लोप जो होगा उसकी वैल्यू स्पीड की वैल्यू के बराबर ही होगी। तो इस तरीके से हम स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ इतना चेंज है आपके ग्राफ में कि आपने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जिनसे आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाने वाले हैं, वो दो पॉइंट्स ज़्यादा दूरी पर नहीं होकर के बहुत ही पास वाले पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। उसी केस में आप टेन थीटा निकाल पाओगे, तब जाके आप स्पीड निकाल पाओगे। अब जब ये चेंजेस बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका टाइम का इंटरवल है वो आपने बहुत ही कम लिया, और जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम होगा तो जो वैल्यू आपको आने वाली है इस सॉल्यूशन से, उस वैल्यू को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपने वैल्यू निकाल ली है, किसी पर्टिकुलर गैप के लिए, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हमने कैलकुलेशन नहीं की है, हमने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेशन की है। तो ये स्पीड आपके पास जो होगी, इसे हम बोलने वाले हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलते हैं, दोबारा से डिटेल में देखते हुए चलते हैं इस टॉपिक को। तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं और आपने वहाँ पर टेन थीटा कैलकुलेट भी किया, अब बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम यहाँ पर टेन थीटा जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ से कैलकुलेट न करके यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर ये पॉइंट हम थीटा बना दें तब भी थीटा सेम ही आएगा, क्योंकि आपकी ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। ओके, और इस केस में अगर आप यहाँ थीटा बनाएं चाहे यहाँ थीटा बनाएं, दोनों थीटा सेम है। इसका मतलब है कि आपके पार्टिकल की स्पीड, जब थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा, और टेन थीटा ही स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जब जब यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी, आप थीटा कहीं से भी कैलकुलेट करो, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच कैलकुलेट करो, हमेशा आपके टेन थीटा सेम आएगा, आपके पार्टिकल की स्पीड सेम ही आने वाली है। ओके, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आपने थीटा बनाया टेन थीटा, सॉरी, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ध्यान से देखें और इसमें हम थीटा बनाना चाहें, तो ये हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ हमने बना लिया थीटा।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ टेंजेंट लेते हैं और फिर थीटा बनाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये क्लियर है कि ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है, ये दोनों ही थीटा आपके पास डिफरेंट है। तो ये क्लियर हो चुका है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्राफ में तो आपके थीटा में चेंजेस आएंगे। अब थीटा में चेंज होने का मतलब है कि टेन थीटा भी चेंज होगा, और टेन थीटा में चेंज होने का मतलब है स्पीड कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। यही तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर्टी है कि वहाँ पर स्पीड में कंटिन्यूसली वेरिएशन है। तो ये क्लियर हो चुका है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब आप स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं तो स्पीड हर पॉइंट पर डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर पॉइंट पर आपका थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ जब आपके पास थीटा कम है तो यहाँ थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ का टेन थीटा भी ज़्यादा होगा। थीटा बढ़ने पर टेन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, तो यहाँ टेन थीटा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बात है यहाँ स्पीड भी आपके पार्टिकल की ज़्यादा होगी। यहाँ स्पीड कम है और यहाँ पर जाने के बाद आपके पार्टिकल की स्पीड बढ़ चुकी है। इसी वजह से हम इस टाइप के मोशन को बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो यही मेन डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ओके, अब ये जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ये भी एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है जो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो पहले हम इस टर्म का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सपोज दैट आपको कोई इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन आपको गिवन है y = x⁴n। ओके, अब इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे आपकी y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू है वो पूरी तरीके से डिपेंड है x की वैल्यू पर। ओके, x की वैल्यू में अगर आपने कुछ चेंज किया तो y की वैल्यू में चेंज डेफिनेटली होने वाला है, बट वो चेंज अगर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होकर के स्मॉल चेंज हम लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी, डेल्टा यहाँ पर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने y की वैल्यू में चेंज लिया है। तो चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एफ यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन मतलब किसी तरीके से y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड है ना, या तो वो y = x² हो सकता है, y = 2x हो सकता है, किसी भी तरीके से आपकी y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड है। जैसे ही हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे y की वैल्यू में भी चेंज होगा। ओके, बट डिफरेंशिएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ में जो चेंजेस आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो चेंजेस माइनर चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि अभी आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा, यहाँ पर जो हमने चेंज लिया था dx और dt, मतलब x की वैल्यू में चेंज और y की वैल्यू में चेंज, सॉरी x की वैल्यू में और t की वैल्यू में जो चेंजेस आपने लिए हैं बहुत ही माइनर चेंजेस लिए हैं। तो ये जो माइनर चेंजेस हैं इनको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करके हम इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर आप जब इन चेंजेस को dy और यहाँ पे लिखोगे dx, तो ये है चेंज इन वैल्यू ऑफ y, वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन, और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है dy/dx। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, बट चेंजेस शुड बी कंसिडर्ड एज वेरी लो चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस। ओके, इसे ही हम बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन के कुछ डेफिनेट फार्मूलाज होते हैं। तो आपको इन फार्मूलाज को एक स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका और इन्हें आपको याद रखते हुए चलना है। ओके, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फार्मूलाज कहाँ से आए ये आपको मैथ्स में पता चलेगा। ओके, डिटेल जो है वो मैथ्स में मिलती है, हम यहाँ पर सिर्फ जो रिजल्ट्स हैं उनका यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। मैं एक दो फार्मूलाज यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर सबसे जो बेसिक फार्मूला होगा वो है x⁴n। तो जब आपको दिया हो कि x⁴n, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये ध्यान रखें सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज हम देखते हैं, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर हम x⁴n में चेंज तो देखना चाह रहे हैं, बट किसके रेस्पेक्ट में?
कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें चेंज होने पर x की पावर n में भी चेंज होगा। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है d/dx, आगे लिखा हुआ है d/dx। इसका मतलब है जब हम x की वैल्यू में स्मॉल चेंज करेंगे तो x⁴n की वैल्यू में भी स्मॉल चेंज आएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म आपके पास है ये तो फिक्स है, ये टर्म तो आपको डिफरेंशिएशन में हमेशा यूज़ करनी ही करनी है। यहाँ जो आपने x यूज़ किया है इसकी जगह पे आपके पास कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, जैसे टाइम भी हो सकता है dx⁴n/dt। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर अपन dt यूज़ करेंगे तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि टाइम में चेंज जब होगा तो x की पावर n में भी चेंज होगा। ठीक है ना, तो इस टर्म को पढ़ने का तरीका क्या होगा, dx⁴n/dx। इसका मतलब है कि x की पावर n में क्या चेंजेस होंगे जब x की वैल्यू में चेंज होगा। और इसका जो अपने पास आंसर होगा वो है पावर आगे आ जाती है और पावर में से आपको एक कम कर लेना है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, n आगे आ जाएगा और पावर में से आपको एक कम करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट इसी तरीके से याद रखना होगा। इसी तरीके से अपने पास अगला फॉर्मूला जिसमें cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो वो आपके पास आता है माइनस का sin x का करोगे आप डिफरेंशिएशन तो माइनस cos x। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूलाज की लिस्ट दी हुई है। ये आपके पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड वाले अभी आपको यूज़ नहीं करने हैं, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, इन्हें हम अगले टॉपिक के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हुए चलेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरी इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के टर्म में इसको लिख लें, x⁴ प्लस 5x² - 2। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जैसा उसने दिया हुआ है। x के रेस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन में क्या चेंज होगा ये बताना है। अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x⁴n। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे जाती है और पावर में से आपको एक कम करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 टर्म आपके पास है। ठीक है ना, ये आपके पास डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पैटर्न है जिसमें आपको कुछ क्वांटिटीज़ प्लस में दी हुई है या फिर माइनस में दी हुई है, तो आप तीनों क्वांटिटीज़ का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले x³ का डिफरेंशिएशन होगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को लेंगे आगे, तो पावर आ चुकी है आगे और पावर में से आपको एक कम कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है x³ का। इसी तरीके से हम आगे डिफरेंशिएशन करते हैं 5x² का। अब ध्यान देना है आपको कि 5 कांस्टेंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आप चेंज कर लो 5 की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो 5 को आपको एज इट इज़ पुट करना है। जब भी आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीपल होगा तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू में कभी चेंज नहीं आता है। तो आपने 5 को एज इट इज़ पुट कर दिया है। अब x² का आप करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पावर को लेना है आगे और पावर में से एक को कम कर लेना है, तो 2 - 1 हम यहाँ लिख देंगे। ओके, माइनस लगाना है और 2। अब देखो ये 2 अकेला है। जब भी कोई कांस्टेंट आपके पास सिंगल हो, किसी और वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं हो, तो आपको ये देखना है कि उसकी वैल्यू में क्या चेंज होगा। 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में 2 तो चेंज हो नहीं सकता। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि 2 की वैल्यू में कितना चेंज होगा, 0, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। हम यहाँ पर चेंजेस लिख रहे हैं। ठीक है ना, इस स्टेप में हम यहाँ पर चेंजेस लिख रहे हैं। तो हमने x के रेस्पेक्ट में 2 में चेंज देखा। x की वैल्यू में आप कुछ भी चेंज करो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में आप कुछ भी चेंज करो, 2 की वैल्यू में क्या कोई चेंज आएगा, नहीं। कितना चेंज आएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हुआ, 0। बट जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में हो तो उसे 0 नहीं करना है, आपको एज इट इज़ पुट कर देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का वो हो चुका है 3x² प्लस 5 × 2 10 इंटू मल्टीपल विद x। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है डिफरेंशिएशन का। अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, x और sin x। इन दोनों का आपको डिफरेंशिएशन करना है, बट ये मल्टीपल में है। आप फॉर्मूले की लिस्ट में जाएं, वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। जब हम u.v का डिफरेंशिएशन करते हैं, u.v, जब 2 वेरिएबल
आपके मल्टीपल में हो, पहला भी वेरिएबल है जो कि x है, और x अगर वेरिएबल है तो साइन x भी वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल साइन x। जब दोनों वेरिएबल्स आपके मल्टीपल में होते हैं और इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है d/dx, तो क्या करना है आपको सॉल्यूशन में, सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी को एज इट इज़ छोड़ देना है, सेकंड वाली क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर आपको प्लस लगाना है, सेकंड क्वांटिटी को एज इट इज़ पुट करना है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी दो वेरिएबल मल्टीपल में चल रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म अपने पास x है जिसको u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और सेकंड टर्म जो कि sin x है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा d/dx ऑफ x sin x, सबसे पहले तो आप इसे लिख लें, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आगे बढ़ें। तो पहली टर्म को छोड़ना है तो मैंने पहली टर्म को छोड़ दिया, सेकंड वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखें आप, सेकंड टर्म आपकी sin x है, sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, ये फॉर्मूले की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर cos x, प्लस सेकंड टर्म को ऐसा कैसा छोड़ देना है, तो सेकंड टर्म को मैंने छोड़ दिया है एज इट इज़ sin x, और फर्स्ट टर्म का करना है डिफ्रेंशिएशन। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर 1 लिखी हुई है, डिफ्रेंशिएशन करते टाइम क्या होता है, पावर आगे आती है तो पावर आगे आ गई, और पावर में से एक कम करना है तो एक कम कर दिया। तो इसे अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, 1 को तो आप छोड़ दें क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहती है, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x⁻0। और फाइनली किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, x cos x प्लस sin x।